हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी को सबसे पहले तो स्वागत। जीएसटी काउंसिल की जो अभी 53वीं मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, उससे रिलेटेड ये मैंने वीडियो आज आपके लिए बनाई है। बहुत डिटेल में है, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक और प्रैक्टिकल टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो 53rd मीटिंग में क्या डिसीजंस लिए गए, जो टैक्स के जो अपडेट्स हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, जो नए नए चेंजेस हैं, आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक किया गया उससे रिलेटेड है, रेलवे सेक्टर में जो एग्जाम्शंस हैं, या बहुत सारे जो चाहे वो कंपोजिशन स्कीम जो एनुअल रिटर्न्स हैं उसकी जो डेट्स हैं उनमें बहुत सारे बदलाव किए गए, जो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली जितने भी अपडेट्स हैं वो कवर कराए हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो। तो आज की जो स्पेशल क्लास है, हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में 22 जून को जो जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग हुई, उसके अपडेट्स को हम बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। देखिए, मेरी सारी जो क्लासेस हैं उसमें मैं यही ट्राई करता हूँ कि कोई भी टॉपिक जब मैं उसमें पढ़ाता हूँ तो वो पूरी तरह से कंप्लीट क्लियर करूँ। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली। कंप्लीटली अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपको 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के सारे अपडेट्स अच्छे से पता भी चल जाएंगे और आप अपने आप को जीएसटी में अपडेट भी कर पाओगे। अब जो अगली मीटिंग है 11 जुलाई को प्रपोज्ड है, और कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस जो 53वीं मीटिंग में लिए गए हैं उनके ऊपर फाइनल निर्णय अगली मीटिंग में 54वीं मीटिंग में होने वाला है। तो फिलहाल में हम क्या क्या जीएसटी काउंसिल ने इस 53वीं मीटिंग में जो मेजर इनका जो फोकस था वो किन किन चीज़ों पे था, जैसे टैक्स अमेंडमेंट्स के बारे में क्या क्या चीज़ों को इन्होंने अमेंड किया, एक नई चीज़ इंटीग्रेट करने वाले हैं पूरे ऑल ओवर पैन इंडिया बेसिस पर, आधार बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन, और रेलवे सेगमेंट में, रेलवे सर्विसेज में बहुत सारे एग्जेम्पशंस इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो अपडेट है वो हम सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, हालांकि इसके ऊपर फाइनल जो निर्णय है वो अगली मीटिंग में 11 जुलाई को लिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अब आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूं कि होता क्या है ये। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि जीएसटी में जब रजिस्टर्ड होते हैं तो हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसके बिहाफ पर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, 11,000 से ज़्यादा ऐसे मामले जीएसटी काउंसिल के अभी अभी में रिसेंटली नज़र में आए हैं, जो फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन लिए गए, गलत लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगाकर रजिस्टर्ड हुए और उस पर लाखों करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, फर्जी बिलिंग करना, फर्जी ई वे बिल बनाना, ये सारे मामले जीएसटी काउंसिल और जीएसटी डिपार्टमेंट के नज़र में आए। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको टाइटन करने के लिए कि ये कोई गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से रजिस्टर्ड ना हो जीएसटी में, क्योंकि आप सबको पता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन घर बैठे या ऑफिस में बैठे आप अपने लैपटॉप से इजीली ले सकते हो। तो आप किसी का भी फर्जी तरीके से अगर उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएं, देखिए साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहा है आज की तारीख में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ओटीपी आ रहा है आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे, तो मोबाइल या ईमेल आईडी को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे केस में कोई फर्जी तरीके से जीएसटी में न उतरे, उसके लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू हो सकता है संपूर्ण भारत में। इसके ऊपर निर्णय अगली मीटिंग में लिया जा सकता है और 101% लिया जाएगा। कारण मैं बताता हूं उसका, कि 2023 में सबसे पहले गुजरात में जीएसटी डिपार्टमेंट ने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने पुडुचेरी में, जो कि जीएसटी में स्टेट कंसीडर किया जाता है, पुडुचेरी में ये लागू किया गया और आंध्र प्रदेश में ये लागू किया गया। तो आपको मैं बता दूं, अभी वर्तमान में आधार बायोमेट्रिक, आधार ऑथेंटिकेशन इन 3 राज्यों में ऑलरेडी पिछले 1 साल से इसका पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहा है और ये सक्सेसफुल है। याद रखिएगा, इन 3 राज्यों में ऑलरेडी स्टार्टेड,
ठीक है। और इसमें जीएसटी काउंसिल को बहुत बड़ी सफलता और या जीएसटी डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, पायलट टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, 3 राज्यों की सफलता को देखते हुए अब संपूर्ण भारत में, पूरे इंडिया के सारे राज्य और सारे यूनियन टेरिटरीज में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर डिसीजन होता है तो आने वाले समय में हमारे राजस्थान में भी हम लोगों को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब होता क्या बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, ये मैं बताता हूं आपको। जीएसटी की जो एप्लीकेशन है जीएसटी REG 01, ये तो आप अपने घर पे अपने ऑफिस में बैठकर आप भर सकते हैं। इसमें जो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, फाइल आपको ऑनलाइन ही करना है, यानी आपको इस एप्लीकेशन सबमिट ऑनलाइन ही करनी है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आप सबको पता है कि एक OTP आपके मोबाइल में भेजा जाता है आधार ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। तो वो जो आधार ऑथेंटिकेशन का OTP आपको वाया मेल के जरिए आएगा, तो आपको क्या करना होगा, उस OTP के साथ, मतलब उस मेल के साथ और सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच किए हैं उनकी एक एक कॉपी लेकर आपको GSK, ये एक नया नाम आप सुन रहे हो, GSK यानी जीएसटी सुविधा केंद्र। पूरे इंडिया में जगह जगह पर जीएसटी सुविधा केंद्र धीरे धीरे और भी बढ़ते जाएंगे। अब इस डिसीजन के बाद जीएसटी सुविधा केंद्र ओपन होंगे, वहां जाना होगा और वहां पर आपको वो डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट किए वो उनको बताने होंगे। वो जो आपका लिंक आया है वो बताना होगा और वहां पर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके एक बायोमेट्रिक मशीन वहां पे लगी होगी, तो बायोमेट्रिक मशीन पे आपको थंब वेरिफिकेशन देकर, बायोमेट्रिक देकर आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब आपका घर बैठे नहीं हो पाएगा। आपको उसको फाइनल करने के लिए, उसकी फाइनल एप्लीकेशन या अप्लाई करने के लिए आपको कहां विजिट करना होगा, जीएसके में विजिट करना होगा। तो ये 3 राज्यों में ऑलरेडी ये पायलट टेस्ट रनिंग में है और सफलता मिली है इसमें जीएसटी सेंटर, जीएसटी डिपार्टमेंट को। और अभी ये आने वाले समय में संपूर्ण देश में सारे राज्यों में लागू हो जाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप इसकी पूरी एप्लीकेशन घर बैठे भर सकते हो, लेकिन आपको 2 मिनट के लिए अपना बायोमेट्रिक करवाने के लिए कहां जाना होगा, जीएसटी सुविधा केंद्र में जाना होगा। और इससे गवर्नमेंट को ये बेनिफिट है कि जो फर्जी तरीके से लोग दूसरों के डॉक्यूमेंट पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ये पहला बदलाव है, इसके ऊपर फाइनल मोहर अगली मीटिंग में 11 जुलाई को होने वाली 54वीं मीटिंग में लिया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं दूसरे बदलाव की तरफ, समझ में आया? ऑलराइट। सेकंड, देखिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने मिल्क कैन के ऊपर जीएसटी की रेट फिक्स कर दी है। तो जीएसटी रेट ऑन मिल्क कैन, देखिए जो मिल्क, आप सब जानते हो कि जो मिल्क होता है अगर आप उसे बिना किसी पैकिंग में बेचते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड गुड्स में आता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन आप देखिएगा कि जो सरस के पार्लर होते हैं या जो मिल्क पार्लर होते हैं या दुकानों पर जब भी वही मिल्क आपका पैकिंग में बिकता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई मिल्क पाउच में बिक रहा है, प्लास्टिक पाउच में बिक रहा है, थैली में बिक रहा है, तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लग जाता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जैसे आप दुकानों पर या रेलवे स्टेशन पर वो मिल्क आपको बॉटल्स में बिकता हुआ मिलता है, तो अगर मिल्क कैन में बिक रहा है, याद रखिएगा, चाहे वो कैन स्टील की बनी हो, आयरन की बनी हो, एल्यूमिनियम की बनी हो, अगर मिल्क को कैन में बेचा जा रहा है तो जीएसटी की रेट 12% होगी। याद रखिएगा, कितना परसेंट? 12% जीएसटी लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, चाहे वो कैन किसी भी मेटल से क्यों ना बना हो। क्लियर? तो ये सेकंड जो अपडेट है वो मैंने आपको यहां पर दिया है। तीसरा जो अपडेट है जीएसटी काउंसिल का, वैसे तो मैं बता देता हूं कि सेंटर का शुरू से ही फोकस है कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल और डीजल, स्पेशली पेट्रोल और डीजल, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर आप सबको पता होना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि अभी तक उसे जीएसटी में शामिल नहीं करवाया गया। लेकिन इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन हुई है कि पेट्रोल और डीजल को, सेंटर ने रिकमेंड किया है कि पेट्रोल डीजल पर को जीएसटी में लाया जाए और स्टेट से अनुरोध भी किया है कि आप इसमें सहमत हो और आपको होने वाले नुकसान की भरपाई करने के भी ऑप्शंस इसमें रखे जाएंगे। तो ऐसे केस में जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में बहुत
भारी तरीके से जो सेंटर है उसने ये फोकस किया है, केंद्रीय मिनिस्टरों ने ये फोकस किया है और स्टेट से रिक्वेस्ट की है, सारे स्टेट से, कि पेट्रोल और डीजल को किस में लाया जाए, जीएसटी के अंदर लाया जाए। तो पेट्रोल और डीजल हो सकता है आने वाले समय में आपको ये देखने को मिले कि पेट्रोल और डीजल भी जीएसटी में शामिल हो गए हैं। अभी वर्तमान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सारे के सारे नॉन जीएसटी गुड्स कहलाते हैं, इन पे एक्साइज और इनके ऊपर वेट और सीएसटी लगता है। तो जब ये सारे टैक्सेस हटाकर इस पे जीएसटी लागू हो जाएगा तो इससे राज्यों को और केंद्र सरकार को इक्वल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा। साथ ही साथ में हो सकता है कि इसका जो फायदा है वो कंज्यूमर को भी मिले, क्योंकि अभी वर्तमान में भी बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, एक्साइज लग रहा है साहब। क्रूड ऑयल जब रिफाइन होता है तो एक्साइज लगता है, इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, फिर एक्साइज लग रहा है उसका रिफाइनरी पर, फिर वो जब बिक रहा है तो वेट और सीएसटी लग रहा है। तो अल्टीमेटली देखें तो बहुत ज्यादा टैक्स लगता है और राज्य अपना टैक्स लगाते हैं। वेट की जो रेट है वो कौन तय करते हैं, राज्य तय करते हैं। तो अलग अलग राज्यों में वेट की रेटें अलग अलग है, हायर रेटें हैं। तो ऐसे केस में उसका अल्टीमेट जो भार है पूरा का पूरा वो कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इससे इनकी प्राइसेस हैं वो डिक्रीज होगी और इसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को मिलेगा। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट जो कि अपडेट है 53rd मीटिंग का। चौथा जो पॉइंट है वो इंडियन रेलवे सर्विसेज में कई सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। तो चौथा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो एग्जेम्पशंस ऑन इंडियन रेलवे सर्विस। अब देखिए, अल्टीमेटली आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री भारतीय रेलवे है। भारत में अगर कोई इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा कर्मचारी उसमें काम करते हैं, सबसे ज्यादा लोग डेली यूज करते हैं इंडियन रेलवे की सर्विसेज को। तो भारतीय रेलवे सर्विसेज में कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया। वैसे तो मैं बता दूं कि अगर आप स्लीपर कोच में यात्रा करते हैं, समझ रहे हैं, जैसे एसी कोच में यात्रा करते हैं तो आपको जीएसटी थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। अगर आप नॉन एसी कोच में यात्रा करते हैं तो आपको बहुत कम जीएसटी देना पड़ता है। और अगर आप जैसे मेट्रो वगैरह में यात्रा करते हैं तो वो सब एग्जेम्प्टेड है, ट्राम, मेट्रो, मोनोरेल वगैरह की सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है। इंडियन रेलवे की सर्विसेज पे वैसे भी कम जीएसटी लगता है, लेकिन कुछ सर्विसेज को गवर्नमेंट ने अभी टैक्स फ्री कर दिया, एग्जेम्प्टेड कर दिया है। उनमें से जैसे एक प्लेटफॉर्म टिकट है। अब जैसे हमें पता है कि हमारे फैमिली से कोई भी व्यक्ति जब कहीं घूमने जाते हैं रेलवे के माध्यम से तो कोई ना कोई छोड़ने जरूर जाता है, तो प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है। तो प्लेटफॉर्म टिकट पर अब जीएसटी नहीं लगेगा, प्लेटफॉर्म टिकट को एग्जेम्प्ट कर दिया। इसका भार यात्रियों पर और उनके परिजनों पर नहीं पड़ेगा। अब ध्यान देना, वेटिंग रूम, आप अगर वेटिंग रूम सर्विस लेते हैं तो उस पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा। क्लॉक रूम सर्विस लेते हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है और वहां पर कोई बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं तो उनकी सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली ये सारी सर्विसेज जीएसटी में क्या हो गई है, एग्जेम्प्टेड हो गई है। और इसका जो फायदा है वो कंज्यूमर को अब आने वाले समय में मिलने वाला है। तो दीज आर द सर्विसेज जो कि एग्जेम्प्टेड हो गई, ध्यान देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम जो पांचवा पॉइंट है उस पर बात करते हैं। देखिए, जीएसटी की रेट रिवाइज की गई है, रिडक्शन इन जीएसटी फॉर कार्टून बॉक्सेस। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोडक्ट होता है जब हम उसको किसी और के पास भेजते हैं तो हम कई सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो कार्टून के बॉक्सेस में पैकिंग करके भेजते हैं। तो पैकिंग मटेरियल के ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेटों को रिड्यूस किया है। पैकिंग आपकी, मतलब सीधी सी बात है, पैकिंग कॉस्ट जो है वो इससे अब क्या हो जानी है, कम हो जानी है, क्योंकि कार्टून बॉक्सेस पर जीएसटी की रेट को रिवाइज किया। अर्लियर यानी पहले जीएसटी 18% लगता था, अब ये 18 से 12% कर दिया। यानी अब पैकिंग मटेरियल पर जो कार्टून बॉक्सेस हैं उन पर 18% जीएसटी नहीं लगकर 12% जीएसटी लगेगा। ये सारे के सारी पैकिंग बॉक्सेस या कार्टून बॉक्सेस चाहे वो किसी भी मटेरियल से बने हो उस पर जीएसटी की रेट को क्या किया है, गवर्नमेंट ने कम किया है, डिक्रीज किया है। तो ये फायदा भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी मिलेगा, कंज्यूमर को भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ध्यान देना, ठीक है। अगला जो एग्जेम्पशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है और
लगभग राजस्थान में तो ये, जैसे मैं उदयपुर जैसे, कोटा जैसे, जयपुर, जोधपुर जैसे शहरों की बात करूं, तो जहां पर स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं और वहां पर स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में उनको अच्छी खासी फीसेस पे करनी पड़ती, तो ये जो एग्जाम्शन है ये स्टूडेंट्स और उनके परिजनों के लिए डेफिनेटली फायदेमंद है। क्योंकि देखिए, एजुकेशन करने आप किसी दूसरे शहर में जाते हो तो आपको वहां पर हॉस्टल में रहना होता है या रूम लेके रहना होता है। जब आप हॉस्टल में रहते हो तो एक तो उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हॉस्टल है जिसमें आप रह रहे हो, तो वैसे ही एजुकेशन सर्विसेज जीएसटी में क्या है, एग्जेम्प्टेड है, तो आपको वो हॉस्टल सर्विसेज वैसे ही एग्जेम्प्टेड होती है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बाहर से अलग से सेपरेट हॉस्टल चल रहे होते हैं वहां रहते हैं। तो अगर आप किसी भी हॉस्टल में रहते हैं, चाहे वो किसी समाज विशेष का छात्रावास हो, चाहे वो किसी प्राइवेट लोगों का अपना हॉस्टल हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का हॉस्टल हो, कोई भी हॉस्टल में आप रहते हैं, हॉस्टल अकोमोडेशन आपको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, यानी अब हॉस्टल फीस पर आपको जीएसटी चुकाने की जरूरत नहीं है। और इसका फायदा स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को होता है। ठीक है, हॉस्टल में थोड़ा सा इसमें एक क्राइटेरिया है कि देखिए, हॉस्टल की जो फीस है, याद रखिएगा, वो 20,000 रुपए पर मंथ से कम होनी चाहिए। कितनी? पर मंथ पर पर्सन, याद रखिएगा, पर मंथ पर पर्सन से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा। तो 20,000 रुपीज पर मंथ पर पर्सन, इससे कम होना चाहिए, लेस देन, याद रखिएगा, तभी आपका हॉस्टल फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक तो ये। दूसरा, हॉस्टल का मतलब होता है कि आप जहां पर लंबे समय के लिए स्टे करें। अभी ये हॉस्टल अकोमोडेशन को एग्जेम्प्ट किया, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप कहीं घूमने गए और 7 दिन के लिए वहां आप किसी होटल में रुके और आपने वहां पर, होटल वाले भी आपसे जीएसटी नहीं ले रहे कि भाई हमने तो हॉस्टल बना रखा है और हम भी जीएसटी नहीं दे रहे, तो ये गलत डेफिनेशन हो जाती है। तो हॉस्टल अकोमोडेशन में गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कर दिया, निर्मला सीतारमण जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था उनका खुद का, कि भैया हॉस्टल अकोमोडेशन आपको हम एग्जेम्प्ट करेंगे, लेकिन कम से कम आपको वहां 90 दिन तक स्टे करना। कितना? 90 डेज तक अगर आप स्टे करते हैं तो उसे हॉस्टल कंसिडर किया जाएगा। समझ रहे हो? कोई बच्चा किसी भी हॉस्टल में जाके रहता है तो उसको, उससे जीएसटी तभी नहीं ले सकते हम, या उससे जीएसटी नहीं लिया जाएगा, उसको उसके लिए कितना डे स्टे करना पड़ेगा? 3 महीना कम से कम स्टे करना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया है, याद रखिएगा। हॉस्टल्स जो अब प्राइवेट तौर पर भी रन करते हैं उनको भी जीएसटी में एग्जेम्पशन मिल गया, उन वो बच्चों से जीएसटी नहीं लेंगे अगर उनकी हॉस्टल फीस प्रति बच्चा प्रति माह कितनी है, 20,000 रुपए तक है। ठीक है, तो ये आप ये मान के चलिए कि अब हॉस्टल सर्विसेज पूरी तरह से जीएसटी में क्या हो चुकी है, एग्जेम्प्ट हो चुकी है। क्योंकि इससे ज्यादा तो क्या ही फीस होगी, है ना। हो सकती है बहुत लग्जरियस हॉस्टल है तो कोई ले सकते हैं, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो। बाकी 20,000 एक बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो यहां तक गवर्नमेंट ने डेफिनेटली ये फायदा किसको दिया है, स्टूडेंट्स को दिया है, जो कि अपने शहरों से निकलकर, अपने गांवों से निकलकर बड़े शहरों में जाते हैं पढ़ाई करने, उनको ये बेनिफिट दिया है। राइट। अगला जो एग्जेम्पशन है या अगला जो बेनिफिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल सपोर्ट एंड कंडीशनल लोन। टू स्टेट्स। देखिए, इसको मैं समझाता हूं आपको। आप सबको पता होना चाहिए कि जीएसटी के अंदर एक ऐसा मॉडल है जहां पर आप अपने राज्य के बाहर कोई सप्लाई करते हैं तो आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का टोटल कलेक्शन केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार के पास सारा कलेक्शन जाता जरूर है, लेकिन उसमें से आधा हिस्सा किसका होता है, राज्य सरकारों का होता है। तो केंद्र बाद में राज्य को वो उसका हिस्सा रिलीज करती है। अब कई बार ये होता है कि केंद्र कई सारे राज्यों को जो हिस्सा रिलीज करती है उसमें काफी डिले हो जाता है, समय पे वो राज्यों को उसका पैसा दे नहीं पाती है। उससे राज्यों को अपना रेगुलर वर्किंग, मतलब एक तरह से अपनी वर्किंग को चलाने में फंड नहीं होगा तो राज्यों को बड़ी मुसीबत आती है, क्योंकि अपना पैसा अपनी को समय पे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में केंद्र ने अब राज्यों को ये फैसिलिटी दी है, एक स्कीम निकाली है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत केंद्र राज्यों को पूरा सपोर्ट करेगी, कंडीशनल लोन्स प्रोवाइड करेगी और समय पर हिस्सा रिलीज करने का पूरा प्रयत्न करेगी, पूरा प्रयास करेगी। तो ये मैं आपको बता दूं, केंद्र ने यहां पर थोड़ा सा राज्यों के बारे में सोचा है कि भाई अगर आपको हम जल्दी नहीं दे पा रहे हिस्सा तो आप हमसे लोन के रूप में भी पैसा ले सकते हैं, जो हम आपको
देकर आपकी मदद कर सकते हैं, बाद में आप उसे अपना हिस्सा मिलने पर वापस से हमें लौटा सकते हैं। तो स्पेशल स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स ये लॉन्च की है केंद्र सरकार ने स्टेट्स के लिए फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जो राज्यों का हिस्सा बन रहा है, अगर केंद्र ने उन्हें समय पे नहीं दिया तो ये माना जाएगा केंद्र ने उन राज्यों से लोन ले रखा है और केंद्र उसको लोन में ब्याज चुकाएगी और कंडीशनल लोन्स भी देगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये राज्यों को सपोर्ट करने का एक सिस्टम है जो केंद्र ने यहां पर लॉन्च किया है। अगला अगर हम बात करें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई है कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए, वो भी मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक्सटेंशन ऑफ जीएसटीआर 4 फाइलिंग। आप सबको पता होना चाहिए जीएसटी में कंपोजिशन टैक्स पेयर जो होते हैं वो साल में एक बार अपना रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 4, और उसकी ड्यू डेट होती थी 30 अप्रैल। कितनी होती थी? 30 अप्रैल। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया है और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बाद यानी इस साल से अब कंपोजिशन स्कीम की ड्यू डेट जो 30 अप्रैल हुआ करती थी जीएसटीआर 4 की, वो अब 30 जून होगी, यानी 2 महीने बढ़ गई है। यानी अब तक हम जो पढ़ाई करते थे उसमें हम ये सीखते थे कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटीआर 4 भरना होता है। किसको? कंपोजिशन स्कीम वालों को। अब आप ये मान के चलिए कि अब उनको रिटर्न भरने के लिए 3 महीने मिलेंगे, अप्रैल, मई और पूरे पूरे जून। यानी आप ये मान लीजिए कि अब से कंपोजिशन स्कीम में जो जीएसटीआर 4 भरने की ड्यू डेट है वो कितनी है? 30 जून। फ्रॉम कब से? 24-25 फाइनेंशियल ईयर से। तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये इस साल से ये एप्लीकेबल हो गई है, आप मान चलिए। फाइनेंशियल ईयर लिखा है मैंने, नॉट असेसमेंट ईयर लिखा है, तो अभी रनिंग में फाइनेंशियल ईयर है तो इसी साल से ये एप्लीकेबल हो चुकी है। ठीक है, तो 30 जून से 30 जून तक आप अपना जीएसटीआर 4 भर सकते हो। तो ये जीएसटीआर 4 की फाइलिंग्स डेट को बढ़ा दिया गया है, 3 महीने दे दिया गया है टाइम पीरियड। ठीक है, अगला जो बदलाव किया है यहां पर वो मैं बता देता हूं आपको, वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। देखिए, जीएसटी में फ्रॉड के कुछ सेक्शन है। जब आपका स्क्रूटनी में मामला आता है तो आपके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होती है और उस इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कि आप पे कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाए और आप बरी हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगे, फ्रॉड के केसेस बने आपके ऊपर। तो अगर आप सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, याद रखिएगा कौन सा सेक्शन? 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में अगर आप नॉन फ्रॉडुलेंट केसेस में आपका जो केस है वो नॉन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में आता है और आपको कोई डिमांड आती है और आप उस डिमांड को टाइमली भर देते हो, डिमांड नोटिस को टाइमली जमा करा देते हो सेक्शन 73 के अंतर्गत, तो आपको ब्याज भी नहीं देना है और आपको पेनल्टी भी नहीं देनी, याद रखिएगा। तो यहां पर ब्याज और पेनल्टी को वेवर कर दिया है, माफ कर दिया है। सेक्शन 73 के अंतर्गत मिलने वाले नोटिस पर ब्याज और पेनल्टी नहीं लगेगी। ये वो नोटिस हैं जो कौन से केसेस में होंगे? नॉन फ्रॉडुलेंट केसेस में होंगे, फ्रॉड के केस में नहीं, नॉन फ्रॉड के केस में। यानी आपने किसी भी तरीके का मिस प्रेजेंटेशन नहीं किया, फ्रॉड नहीं किया है, कुछ छुपाया नहीं है, तथ्यों को नहीं छुपाया, हाइड नहीं किया, या कुछ गलत नहीं किया है और आप पे कोई केस बना था और आपकी कोई डिमांड आई है तो आपको खाली डिमांड जमा करानी, ब्याज और पेनल्टी उसके साथ नहीं देनी, याद रखिएगा। तो यहां पर इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेवर किया अंडर सेक्शन 73 के अंतर्गत। जीएसटी डिपार्टमेंट अगर कोर्ट में जाता है अपील करने के लिए तो हर कोर्ट में जाने के लिए उसको एक अपील फीस देनी पड़ती है। अपील के लिए मॉनेटरी एक लिमिट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मॉनेटरी लिमिट सेट कर दी है कि आपको अपील कहां करनी है। तो न्यू मॉनेटरी लिमिट्स फॉर डिपार्टमेंट, याद रखिएगा, न्यू मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग अपील
आप अपील कर सकते हो। कौन सी जगह क्या लिमिट है? तो ये अपील की लिमिट है फॉर टैक्स डिपार्टमेंट। याद रखिए, किसके लिए? टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो कितनी कितनी लिमिट है ये बता दूं। अगर आपको जीएसटी में अपीलेट ट्रिब्यूनल पर अपील करनी, यानी सबसे जो लोअर संस्था होती है अपील करने के लिए, जो अथॉरिटी होती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं उसको। तो अगर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील करते हो, डिपार्टमेंट के लिए ध्यान रखना लिमिट, तो आपका जो लिमिट है 20 लाख रुपए तक के मामलों में आप वहां अपील कर सकते हो। कितने रुपए तक के मामलों में? 20 लाख रुपए तक के मामलों में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। याद रखिएगा, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो अगर मामला आपका 1 करोड़ रुपए तक का है। 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले में आप कहां अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। और आप किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो, लेकिन वो मामला आपका, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपका मॉनेटरी लिमिट कितना सेट किया? 2 करोड़ रुपए। 20 लाख से ऊपर का मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल में, 1 करोड़ से ऊपर का मामला हाई कोर्ट में, और 2 करोड़ से ऊपर का मामले के लिए आप अपील दायर कर सकते हो कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ये नई मॉनेटरी लिमिट है फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट फॉर फाइलिंग अपील्स ऑन द डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स या डिफरेंट कोर्ट। याद रखिएगा, जीएसटी का कोई भी मामला 20 लाख से ऊपर का है तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में डिपार्टमेंट जाके अपील कर सकता है। तो ये सारी नई लिमिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जो 11वां अमेंडमेंट है यहां पर, उस पर हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सभी रेगुलर टैक्स पेयर। ये इंपॉर्टेंट है रेगुलर स्कीम वालों के लिए। जीएसटी काउंसिल ने लॉन्च किया है जीएसटीआर 1A। आप लोगों ने जीएसटीआर 1 सुना होगा, जीएसटीआर 2B सुना होगा, जीएसटीआर 2A सुना होगा, जीएसटीआर 3B सुना होगा, जीएसटीआर 9 सुना होगा। अब पहली बार कौन सा लॉन्च हुआ है? जीएसटीआर 1A फॉर्म लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा इस फॉर्म से वो मैं बता दूं। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए कि जीएसटी में सबसे पहला रिटर्न अगले महीने की 11 तारीख को भरना होता है, जीएसटीआर 1, जिसमें आप अपनी सेल और आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर करते हैं। वो की वही लाइबिलिटी आपको जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर करनी पड़ती है, अन्यथा आपको फॉर्म DRC 01C इश्यू हो जाता है, नोटिस आ जाता है। तो जब जीएसटीआर 1A आप की बात करें, तो जैसे 1 भरने के बाद 11 तारीख को 1 भरा और 20 तारीख को मान लो 3B भरना है, तो 1 भरने के बाद अगर आपको ये पता चल जाए 3B भरने से पहले कि आपसे 1 में कोई मिस्टेक हुई है, चूक हुई है, कोई या तो आपने अपना कोई सेल बिल नहीं चढ़ाया, कुछ भी किसी भी तरीके कोई आपसे मिस्टेक हो गई 1 में, तो यहां पर आप 3B भरने से पहले उसे करेक्ट कर सकते हैं 1A में जाके। याद रखिएगा, यानी आपको ऑप्शन दिया गया है कि 1 में गलती हो गई है तो उसे सुधार लो बिफोर जीएसटीआर 3B फाइलिंग। ठीक है, तो 1A आपको लेके आए हैं कि भैया अपनी मिस्टेक्स को आप चेंज कर दो, अलाउ चेंजेस बिफोर जीएसटीआर 3B फाइलिंग, बिफोर जीएसटीआर 3B फाइलिंग। ये बहुत अच्छी चीज है, मैं बता देता हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है जो समय पे अपने कंप्लायंस नहीं करते हैं। जैसे मान लो आपका कोई बिल सप्लायर ने नहीं चढ़ाया, तो आप उस पर प्रेशर बनाकर 1 भरने के बाद भी चढ़वा सकते हो 1A में, ताकि आपको 3B में उसकी क्या मिल सके? इनपुट मिल सके। ठीक है, तो एक तो इनपुट के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि यार गलती जेन्युइनली भी तो हो सकती है, जेन्युइन कोई एरर आपसे रह गया 1 में, तो आप उसको सुधार सकते हो और 3B करेक्टली फाइल कर सकते हो। तो अगले महीने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीएसटी में क्या होता है, रिवाइज रिटर्न का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो भर दिया सो भर दिया, अब उसको रिवाइज तो कर नहीं सकते, लेकिन उसको आप ऑल्टर या मॉडिफाई करते हो अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि सेम रिटर्न अगले महीने का जब भी या अगले टाइम पीरियड का भरते हो उसमें करना होता है। अब वो इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, 1 में गलती हुई 1A में सुधार लो और उसके बाद 3B भरो, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा 1 भरने के बाद भी कि आप अपनी मिस्टेक को सुधार सको। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ कौन सा रिटर्न? जीएसटीआर 1A, याद रखिएगा। ठीक है, अब 1A आप ये मान के चलिए 1A कोई रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ एक ऑप्शन दिया है जहां पर आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। अगर आपने गलती की है तो 1A की जरूरत पड़ेगी, गलती नहीं की है तो 1A की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें अब लागू हो जाएगी। देखो क्या होता है, जीएसटी काउंसिल जब किसी चीज को पास कर देती है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कोई चीज पास हो जाती है, तो वो बहुत ही जल्दी जीएसटीएन उसको
एक्टिवेट कर देती है। तो बहुत जल्दी इसका सर्कुलर जारी होगा और ये चीज इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो आपने आपने देखा होगा बहुत सारे खेतों में फव्वारा सिस्टम सिंचाई होती है स्प्रिंकलर से। ठीक है, या फिर आप ये भी देखिए फायर ब्रिगेड जब कोई आग लग जाती है तो वो उसकी जो आग बुझाने के लिए भी स्प्रिंकलर का क्या करती है, स्प्रिंकलर का क्या करती है, यूज करती है। तो जो ये फव्वारे हैं पानी के, उनके ऊपर जीएसटी की रेट गवर्नमेंट ने 12% रख दी है, याद रखिएगा। स्प्रिंकलर्स पर 12% और सोलर कुकर आते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी की रेट 12% सेट कर दी। सोलर कुकर और स्प्रिंकलर पर जीएसटी रेट 12%। सो ये थे वो 12 के 12 अपडेट्स जो इस मीटिंग में हुए हैं, और कुछ रिकमेंडेशन इस मीटिंग में रखे गए हैं जो आने वाली मीटिंग में उन पे निर्णय लिया जा सकता है, जैसे पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लाना, बायोमेट्रिक को पूरे भारत में एप्लीकेबल करना, रजिस्ट्रेशन को। तो ये कुछ चीजें जो आने वाले समय में होगी। जीएसटीआर 4 में बदलाव हुआ, अगर मैं एक व्यापारी के नजरिए से देखूं तो जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट को बढ़ा दिया गया, 30 जून कर दिया गया है। जीएसटीआर 1A लागू कर दिया गया है, जो 1 में मिस्टेक को सुधार कर किया जा सकता है बिफोर फाइलिंग 3B। ठीक है, और रेट्स रिवाइज तो समय समय पे कई सारे प्रोडक्ट की होती ही रहती है, तो इतना मतलब वो तो ठीक है, आप नई रेट चार्ट ले सकते हो और देख सकते हो। कुछ चीज़ों में रेटें कम की गई है जिससे उसका जो बर्डन है वो कस्टमर पे या कंज्यूमर पे कम पड़ने वाला। स्पेशली जो एग्जेम्पशंस दिए हैं रेलवे सर्विसेज में, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक तरह से ये कह सकते हैं डिसीजंस हैं 53वीं मीटिंग के। सो ये थे मेरे सारे अपडेट्स जो मैंने आपको दिए हैं। आपको ये समझ में आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ऐसे ही जो बिल्कुल अपडेट्स हैं और जो लेटेस्ट वीडियोस, जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं और जो भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स हैं जीएसटी में, वो सब पे मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों को 2 काम करने हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। पहला, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दूसरा, अगर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस या प्रॉपर अकाउंटेंट बनने के लिए किसी भी तरीके के प्रैक्टिकल कोर्स करने हैं तो कॉमर्स हब की आप गूगल प्ले स्टोर और iOS से ऐप डाउनलोड करें। उसमें हमारे बहुत सारे कोर्सेज स्टोर में अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद आता है आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आप अकाउंटेंट है, यदि आप बिजनेसमैन है, या फिर आप कॉमर्स फील्ड में, अकाउंट्स फील्ड में, फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग में, टैक्सेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कॉमर्स हब उदयपुर के पास बहुत सारे ढेरों कोर्सेज हैं, बहुत सारे कॉम्बो कोर्सेज हैं, पैकेज कोर्सेज हैं जो आप घर बैठे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप के माध्यम से। गूगल प्ले स्टोर से आप कॉमर्स हब की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड और iOS दोनों में ये ऐप अवेलेबल है। आप मुझे पर्सनली इस वीडियो के एंड में अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ऐप के लिंक भेज सकता हूँ। तो फ्यूचर में भी इस तरह के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं या जो अपडेट्स हैं या जो भी टॉपिक रिलेटेड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा कॉमर्स हब उदयपुर के साथ। थैंक यू सो मच।